नमस्कार। आज अपन स्टडी करने जा रहे हैं प्रोजेनी टेस्टिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है कि है शायर इवेल्युएशन। अब शायर इवेल्युएशन की क्या ज़रूरत है? देखो, आपने दो शब्द सुने होंगे, एक होता है शायर और एक होता है डेम। अब आप बोलोगे कि अपन को जब इवेल्युएशन करना है, एक होता है अपने पास शायर और एक होता है डेम। डेम बोलते हैं अपन फीमेल को, और मेल को बोलते हैं अपन शायर। तो अब आप बोलोगे कि जब अपन को सिलेक्शन करना है तो डेम का सिलेक्शन अपन क्यों नहीं करते? अपन शायर इवेल्युएशन ही क्यों कर रहे हैं, डेम इवेल्युएशन क्यों नहीं कर रहे? तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि डेम जो है, जैसे मान लो एक कोई भी बफेलो है या केटल है, वो एक साल में कितना बच्चा दे सकती है? एक। तो 5 साल में कितना दे सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा 5 या फिर 4, ये मैक्सिमम है 5, या इससे कम ही वो बच्चे दे सकती है। लेकिन अब जाओ आप शायर पे। जब शायर की बात करते हैं तो शायर से अपन बहुत सारे मतलब एक बार में अपन हजारों की संख्या में बच्चे पैदा कर सकता है शायर, अगर अपन इसके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा अपन करें तो। ठीक है। तो जितनी ज़्यादा संतति होगी, जितनी ज़्यादा डॉटर्स होंगे, उतनी ही एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। आपने पहले भी कहीं पढ़ा होगा कि सैंपल साइज जितना लार्ज होगा, उसमें एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होगी, जबकि सैंपल साइज जितना कम होगा उसमें एरर आने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। सो यही कारण है कि अपन क्या करते हैं, शायर इवेल्युएशन करते हैं। अब देखो, शायर इवेल्युएशन करने के लिए अपन वो क्या करते हैं, अपन 5-10 शायर ले लेते हैं, जिसमें से अपन क्या करते हैं, जैसे कोई भी अपन ने शायर ले लिए, शायर इनका क्रॉस किसी भी एक डेम से अपन करवाते हैं जो नॉन डिस्क्रिप्टिव होती है, मतलब जिसका कुछ खास सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं होती है। तो इनकी प्रोजेनी मतलब डॉटर्स, इनकी डॉटर्स इनकी डॉटर्स अपन देखते हैं, इनकी परफॉर्मेंस के बेस पे, इनकी जो भी परफॉर्मेंस होगी, मतलब इनका जो प्रोडक्शन लेवल है, मान लो कि अपन मिल्क पे देख रहे हैं, तो अगर मिल्क लेवल देख रहे हैं तो अगर अच्छा खासा है, मतलब इनकी परफॉर्मेंस के बेस पे अपन ये डिसाइड करेंगे कि उसकी सायर कैसा है या इस डॉटर का बाप कैसा है, अपन वो डिसाइड करेंगे। तो मतलब कुल मिला के अपन को प्रोजेनी टेस्टिंग पे एक चीज़ याद रखनी है कि अपन औलाद देख के बाप डिसाइड करेंगे कि बाप कैसा है। ठीक है। अब आप बोलोगे अच्छा, ये मैंने बता ही दिया कि माँ डिसाइड क्यों नहीं करेंगे, सिर्फ बाप डिसाइड क्यों करेंगे, ये आपको मैंने बता दिया। तो अब आप बोलोगे कि सर अगर 50% जो गुण हैं वो इस डॉटर में शायर के आएंगे और 50% किसके आएंगे, डेम के आएंगे, तो क्या जो आप परफॉर्मेंस देख रहे हो, तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये जो परफॉर्मेंस है वो किसी ये शायर की बाप की वजह से ही है, माँ की वजह से नहीं है? अगर कल को माँ क्लेम कर दे कि ये जो मेरी बेटी की जो भी परफॉर्मेंस है वो किसकी वजह से है, मेरी वजह से है, तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे? तो इसके लिए क्या किया इन्होंने, अलग अलग सूचकांक बनाए, अलग अलग मतलब शायर इवेल्युएशन के अलग अलग इंडेक्स बनाए, जो अपन लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अब देखिए शायर इवेल्युएशन, इसको अपन थोड़ा पढ़ते हैं। तो देखिए, द रिजल्ट ऑफ प्रोजेनी टेस्टिंग, प्रोजेनी टेस्टिंग, प्रोजेनी प्रोजेनी का मतलब है परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेनी या फिर डॉटर्स। ठीक है, आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एन इंडेक्स, मतलब अब ये जो डॉटर्स की जो परफॉर्मेंस है इनका अपन एक इंडेक्स बना लेंगे। जैसे मान लो शायर, एक अपने पास मान लो दो शायर है, एक शायर वन है और एक शायर टू है। अब इसकी जो संतति है वो 10 है और इसकी भी जो संतति है वो कितनी है, 10 है। लेकिन जब इन संततियों का अपन एवरेज निकालेंगे, जब प्रोडक्शन लेवल का अपन एवरेज निकालेंगे, तो इसका मान लो मेरे पास आया 60% एवरेज आया इसका, और इसका आया मेरे पास 70% एवरेज। तो मैं कौन सा फर्स्ट नंबर पे रखूंगा, शायर टू में जो है वो फर्स्ट नंबर पे रखूंगा, और शायर फर्स्ट में किस पे रखूंगा,
सेकंड नंबर पे। तो मेरे लिए सुपीरियर जो मैं सिलेक्शन करना चाहूँगा वो कौन से शायर का करूँगा, शायर 2 का मैं सिलेक्शन करूँगा। ठीक है, तो ये अपनी इंडेक्स बनाते हैं, एक इंडेक्स मतलब एक रैंकिंग बनाते हैं सारे शायर की, उस बेस पे अपन सेलेक्ट करते हैं कि किसका, कौन से शायर को अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए ब्रीड करवाना है या फिर मेक करवाना है। ठीक है, तो देखो, बेस्ड ऑन शायर इंडेक्स ए न्यूमेरिकल वैल्यू इज ऑब्टेन विच इंडिकेट द प्रोडक्शन एबिलिटी ऑफ द शायर। मतलब शायर की प्रोडक्शन एबिलिटी क्या है, उस बेस पे अपन शायर को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। सिंस ए नंबर ऑफ शायर्स आर प्रोजेनी टेस्टेड, इट रिक्वायर्स टू रैंक ऑल शायर फॉर देयर जेनेटिक वर्थ। मतलब वो आगे की जो संततियाँ पैदा करने के लायक है या नहीं है, वो अपन किससे डिसाइड करते हैं, वो अपन शायर इंडेक्स से डिसाइड कर देंगे। बाइसनेस ऑफ शायर इवेल्युएशन, जब भी अपन एक शायर का मूल्यांकन करने जा रहे हैं तो अपने पास क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, वो अपन वो ये बता रहा है कि देखो मैंने पहले ही बताया कि एक जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये आ सकती है कि डेम है, जो डेम है उसका भी 50% कॉम्बिनेशन किस में जाएगा, डॉटर्स में जाएगा। तो क्या पता जो अपन इवेल्युएशन कर रहे हैं उसमें डेम का भी कोई कंट्रीब्यूशन हो, तो जो डेम का जेनेटिक कंट्रीब्यूशन है वो भी काफ़ी हद तक इफेक्ट करेगा अपने शायर इवेल्युएशन का। अब दूसरा अपन यही देखें, अगर शायर फर्स्ट है, अब एक शायर ये है और एक शायर ये है, मान लो मैं इसका इवेल्युएशन तो कर रहा हूँ विंटर सीजन में, ठीक है, और इसका इवेल्युएशन कर रहा हूँ मैं समर सीजन में। ठीक है, तो समर सीजन में प्रोडक्शन और होता है और विंटर सीजन में प्रोडक्शन और होता है। तो जो इसकी डॉटर्स है, तो समर सीजन में इनका प्रोडक्शन कुछ और होगा, और इसकी जो डॉटर्स है जो अपन विंटर सीजन में ले रहे हैं तो इसका प्रोडक्शन कुछ और होगा। या फिर अपन इसको कुछ और खिला रहे हैं और इसको कुछ और खिला रहे हैं, और सॉरी, इन डॉटर्स को कुछ और खिला रहे हैं, इन डॉटर्स को और कुछ और खिला रहे हैं, तो इसमें भी अपने रिजल्ट में क्या आ जाएगी, बाइसनेस आ जाएगी, जिससे अपन को एक्यूरेट पता नहीं चलेगा। तो यही इस पैराग्राफ में आपको लिख रखा है कि द बायसनेस इज ऑब्टेन द एक्यूरेट एस्टिमेट्स ऑफ सायर्स ब्रीडिंग वैल्यू अराइजेज ड्यू टू जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल डिफरेंसेस। ये मैंने आपको बता दिया कि जेनेटिक डिफरेंसेस कैसे आते हैं और एनवायरमेंटल डिफरेंसेस कैसे आएंगे। द जेनेटिक बायसनेस इज क्रिएटेड बाय जेनेटिक डिफरेंसेस अमोंग हर्ड्स इज ड्यू टू द डिफरेंस इन जेनेटिक मेरिट्स। मतलब प्रोडक्शन लेवल पे मैंने आपको बताया ना कि डैम का जो प्रोडक्शन लेवल है वो कितना है, उस पर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा। ऑफ मेट्स ऑफ शायर, मतलब देखो उस शायर के साथ अपन कौन सी डैम मैट करवा रहे हैं, मेट्स मतलब जो इस शायर के साथ क्या करेगी, मैट करेगी, उसको बोलेंगे, उस डैम को बोलेंगे मेट्स। द मेजर इन्वायरमेंटल बाइसेस आर introduced by the different environment condition, feeding management, climatic factor of different herds average year। ये जो मैंने आपको बताया ये वही सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अब कुछ ये जो नोटेशन है वो अपन जो शायर इंडेक्स का जो करेंगे उसके जो फॉर्मूले हैं उसमें ये आपको याद रखना है। यहाँ पे जो डी बार है उसको क्या बोलते हैं, एवरेज ऑफ डॉटर्स इसको बोलेंगे। मतलब जो भी अपने जो भी शायर की जितने भी नीचे जो डॉटर्स हैं उन डॉटर्स को क्या बोलेंगे अपन, उनका जो एवरेज है उनको किससे लिखेंगे, डी, उनको लिखेंगे अपन डी बार से। ठीक है, एवरेज ऑफ सी डी, सी डी मतलब एवरेज ऑफ कंटेम्परेरी। अब देखो यहाँ पे ये बहुत ही जरूरी है समझना, कंटेम्परेरी डॉटर्स कौन सी होती है। ठीक है, जैसे ये है शायर फर्स्ट, ये है शायर सेकंड, और ये है शायर थर्ड। तो मैं इसके जो डॉटर्स है, मान लो इसकी 10 डॉटर्स है, इसका जो एवरेज लिखूंगा वो तो लिखूंगा डी बार से। ठीक है, और कंटेम्परेरी एवरेज मतलब होता है इस जो शायर जिसका मैंने एवरेज लिया है, इस शायर को छोड़ के बाकी जो इनकी डॉटर्स है, जैसे मान लो 11 इसकी डॉटर्स है, 10 इसकी डॉटर्स है, तो बाकी ये जो 21 डॉटर्स है इनका जो एवरेज है उनको बोलेंगे अपन कंटेम्परेरी डॉटर्स एवरेज। समझ गए, कंटेम्परेरी का मतलब जिसका अपनी वैल्यूएशन कर रहे हैं उसको छोड़ के बाकी जो शायर्स है उनकी जो डॉटर्स है उनका एवरेज क्या बोल होगा, कंटेम्परेरी डॉटर्स एवरेज।
एम क्या है यहाँ पे, एम को अपन वैसे या सीधा याद रखना चाहिए, तो मदर्स एवरेज या डैम्स एवरेज या फिर बोल देंगे मैट्स ऑफ सायर्स एवरेज। और सी एम का मतलब हो जाएगा एवरेज ऑफ कंटेम्प्रेरी मैट्स। कंटेम्प्रेरी मैट्स का फिर वही बात हो गया कि अपन जो डैम, जिस डैम की डॉटर्स ले रहे हैं उस को छोड़ के बाकी जो सारी जो डैम्स है उनका जो एवरेज है उनको बोलेंगे अपन कंटेम्प्रेरी मैट्स या फिर कंटेम्प्रेरी डैम्स एवरेज। एच बार आप एज यू नो हार्ड एवरेज, एन हो जाएगा नंबर ऑफ डॉटर्स कितनी है, बी हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी है इंट्रा क्लास वो सॉरी रिग्रेशन कोफिशिएंट, जो डायरेक्ट पेरेंट्स और डॉटर्स के बीच में कितना होता है, हाफ होता है, तो 0.5 है एच स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो अब अपन देखते हैं सिंपल डॉटर एवरेज इंडेक्स, जिसको किसने दिया था, एडवर्ड ने दिया था 1932 में। ये एक सिंपल है जिसको अपन लिखते हैं डी बार से। ठीक है, मतलब डॉटर्स एवरेज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डॉटर्स डॉटर्स एवरेज। ठीक है, डॉटर्स एवरेज हो जाएगा। ये कब लेते हैं अपन, ये लेते हैं जब अपन सेम हर्ड हो, सेम हर्ड और सेम इन्वायरमेंट। ठीक है, ये देखो ये लिख रखा सिंगल हर्ड और सेम एनवायरनमेंट, मतलब जो एनवायरनमेंट का जो इशू था अपना, वो जो बाइसनेस आ रही थी अपन ने जैसे ऊपर पढ़ा कि एनवायरनमेंट की वजह से बाइसनेस आ सकती है, तो अब इसमें वो हट गया। अब लेकिन ये खाली किसका ले रहा है, डॉटर्स का एवरेज ले रहा है। तो मैंने अभी बताया कि जो डेम्स का आधे जीन माँ से भी आएंगे, तो माँ का प्रोडक्शन लेवल कैसा था वो अपन को इस इंडेक्स में नहीं बताया जा रहा कि माँ का प्रोडक्शन लेवल की वजह से डॉटर्स का एवरेज ज़्यादा है या फिर बाप का जो परफॉर्मेंस है उसकी वजह से ज़्यादा है। तो इसमें ना बाप का परफॉर्मेंस इंक्लूड है ना माँ का, तो सॉरी बाप का तो अपन को क्या करना है, याद ही करना है। तो माँ का जो प्रोडक्शन लेवल है वो कितना है वो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, तो अपन जो साइड इवेल्युएशन में क्या आ जाएगी, बाइसनेस आ जाएगी। देखो, इट प्रोवाइड ए साउंड, इट प्रोवाइड ए साउंड basis of evaluation, but it does not take into account the प्रोडक्शन लेवल ऑफ मैट्स मतलब डैम्स या मदर की, ऑफ द बुल, मतलब जिसके साथ अपन ने जिसके साथ बुल के जिस भी बुल के साथ हमने क्रॉस करवाया है उसका वो नहीं है। देखो डोम्स डैम्स ऑफ द डॉटर्स, hence it is subjected to the bias when the production level of mates allotted to different sire are different। मतलब जो प्रोडक्शन लेवल डिफरेंट सायर का होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि अलग अलग डैम्स के साथ अलग अलग जो अलग अलग डैम्स होगी तो अलग अलग क्या होगा उनका प्रोडक्शन लेवल होगा। तो इसको करेक्ट करने के लिए दूसरा इंडेक्स आया इक्विपेरेंट और इंटरमीडिएट इंडेक्स। तो ये किसने दिया, ये दिया था हेंसन ने दिया था 1913 में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यप्स इंडेक्स भी बोलते हैं। और यप्स इंडेक्स आया 1925 और माउंट होप इंडेक्स भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको करेक्शन करने के लिए इन्होंने क्या किया, जो मदर्स एवरेज था इनको डॉटर्स एवरेज से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब जो मदर्स एवरेज थी वो डॉटर्स एवरेज में से माइनस हो गई, तो ओनली किसका इफेक्ट बचा, उस पर शायर का इफेक्ट बचा। ठीक है, तो ये शायर के बारे में, क्योंकि जो मदर का था वो तो अपन ने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब जो इफेक्ट है वो शायर का है, तो जो ब्रीडिंग वैल्यू आएगी, ठीक है, जो ब्रीडिंग वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, किसकी आएगी, शायर की आएगी। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि जो ये डिफरेंस ले रहे हैं अपना, जो ये डिफरेंस है वो कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई इंफीरियर डैम है, मान लो एक उदाहरण एक एग्जांपल की सहायता से मैं बता रहा हूँ, जैसे क्लास का कोई टॉपर है, तो उस टॉपर के आए 80 मार्क्स, और जो क्लास का एक बैक बेंचर है मान लो, उसके आए 50 मार्क्स। तो अगर दोनों का डिफरेंस करेंगे अपन तो होगा 30। तो अपन ने ये एक मान लो ब्रीडिंग वैल्यू है, अपने पास ब्रीडिंग वैल्यू आई 30 की ब्रीडिंग वैल्यू आई, जो मान लो टॉपर को मान लेते हैं अपन शायर, और बैक बेंचर को मान लेते हैं अपन डैम। तो दोनों की ब्रीडिंग वैल्यू अपन जो डिफरेंस आया दोनों का ब्रीडिंग वैल्यू क्या है, 30। अब देखो, अब जो मान लो बैंक बेंचर ने अगले जो अगला टर्म आया उसमें मेहनत कम की, तो मेहनत कम की तो इसने ऑब्टेन किए 40 मार्क्स। ठीक है, और टॉपर का जो मार्क्स रहे वो एज इट इज रहे जितने
रहने थे, मतलब डैम की क्या हुआ, डैम अपन ने क्या ले ली, इंफीरियर ले ली। तो अब इनका जो डिफरेंस आया वो कितने का आया, 40 का। ठीक है। तो अपने पास जो मैंने बताया था ये अपन ब्रीडिंग वैल्यू मान सकते हैं, तो अपने पास ब्रीडिंग वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो ब्रीडिंग वैल्यू इंक्रीज हो गई, लेकिन अपन अब ये नहीं बता सकते कि ये किसकी वजह से हुआ है, सायर की वजह से, अपन को सायर इवेल्युएशन करना था। लेकिन ये जो ब्रीडिंग वैल्यू इंक्रीज हुई है वो किसकी वजह से हुई है, डैम की वजह से हुई है। ठीक है। तो डैम ये डिफरेंस काफी हद तक अपने रिजल्ट को क्या करेगा, बाइस करेगा। ठीक है। तो यही लाइन इसमें लिख रखी है, इफ इंफीरियर डैम। देखो इंफीरियर डैम का मतलब क्या है, अपन ने इसके मार्क्स कम हो गए, आर अलोटेड टू सायर देर इज ओवर एस्टिमेशन। ओवर एस्टिमेशन मतलब जितना अपन प्रिडिक्ट कर रहे हैं ब्रीडिंग वैल्यू, उसका ज्यादा आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है, डैम की वजह से। ऑफ सायर्स ब्रीडिंग वैल्यू, सायर की ब्रीडिंग वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, जबकि वो सायर का नहीं है। ठीक है। जो बढ़ रहा है वो सायर की वजह से नहीं बढ़ रहा है, वो डैम की वजह से बढ़ रहा है, आप उदाहरण में देख सकते हैं। बट इन केस ऑफ सुपीरियर डेप्थ, अब मान लो यही बैक बेंचर 60 मार्क्स ले आए, तो डिफरेंट कितने का हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा 20 का। मतलब ब्रीडिंग वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो अपन ये नहीं कह सकते कि ये ब्रीडिंग वैल्यू किसकी वजह से कम हुई है, शायर की वजह से नहीं, ये शायर की वजह से कम नहीं हुई है, ये डैम की वजह से कम हुई है, क्योंकि डैम अपन ने क्या ले ली, सुपीरियर। तो ये अंडर एस्टिमेट हो जाएगा ये वैल्यू अपने पास, देखा। But in case of superior dams, then average are allotted is then underestimate of size breeding value. This index is based on assumption. ये assumption है उसका कि डैम्स, और ये मान लेते हैं अपन कि जो भी डैम है वो डॉटर है वो किसमें है, सिमिलर एनवायरमेंट कंडीशन में है। ठीक है, वरना तो क्या करेगा, इनका जो डिफरेंस है डॉटर्स और डैम का, वो रिफ्लेक्ट करेगा अपने उसको, रिजल्ट को। ठीक है। अदरवाइज ये सेम कंडीशन में होते हुए भी अपने पास बाइसनेस आ रही है, तो फिर अपन देखेंगे कि ये किसकी वजह से है, मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस की वजह से है। अब आया करेक्टेड डॉटर एवरेज इंडेक्स, जो इनसे भी काफ़ी अच्छा था, जो अपने इंडेक्स पहला और दूसरा देखा उससे काफ़ी अच्छा था। तो ये किसने दिया था, कृष्णन ने दिया था 1956 में दिया था। अब इसने क्या किया, इसने ले लिया जो डिफरेंस था वो एज इट इज रख दिया, और जो डिफरेंस में दिया वो हार्ड एवरेज से मदर का डिफरेंस लिया with multiply of the regression. And what is the regression here, the regression is the breeding value, sorry, the regression of the daughter breeding value on phenotypic value। ठीक है। तो ये हो गया अपना मल्टीपल रिग्रेशन। ये I2 और I1 से क्या है, बेटर है, मतलब जो ऊपर जो अपन ने देखे थे, इसमें क्या हो जाएगा, ये हाफ हेरिटेबिलिटी हो जाएगी, ये मदर्स का एवरेज हो जाएगा, और ये हाइड का एवरेज हो जाएगा इसमें। द लेवल्स क्या हो गया, प्रोडक्शन लेवल ऑफ डैम्स अलोटेड टू द सायर ओवर हाइड एवरेज। अब इसमें क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि जो अपन मदर से एवरेज निकाल रहे हैं, मान लो ये अब मेरे पास जो भी फॉर्मूला है उसमें क्या कर रहे हैं अपन, मदर से एवरेज निकाल रहे हैं इस वाले। अब मेरे पास कभी कभार मदर से एवरेज मान लो हार्ड एवरेज से कम आया, तो अगर मदर से एवरेज, जैसे मान लो मदर से एवरेज आया, हार्ड एवरेज मेरे पास था 6 और मदर से एवरेज आया मेरे पास 3, तो 3 - 6 कितना आ गया, -3। ठीक है। तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा -3, और ये माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, तो D+3 हो जाएगा। तो D+3 होने का मतलब है कि अपने पास जो साइड इंडेक्स आ रहा है उसमें ऐड होके आ रहा है। ठीक है। ऐड होके आ रहा है मतलब कुछ इन डिफरेंसेस की वजह से क्या हो रहा है, ऐड ऑन हो रहा है, जो अपने खाली ओनली डॉटर्स का एवरेज नहीं है जिसकी वजह से अपन साइड इवेलुएट कर सकें, उसकी वजह से नहीं है, ये जो यहाँ डिफरेंसेज है उसकी वजह से वो एरर आ रहा है। देखो इसमें ये लिखा होगा, थस डॉटर्स एवरेज इज करेक्टेड फॉर द डिफरेंसेज इन द प्रोडक्शन लेवल ऑफ देयर डैम्स। मतलब ये जो है, ये जो अपन इंडेक्स ले रहे हैं उसका ये एडवांटेज है कि जो भिन्न भिन्न जो डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल की डैम्स है उसको क्या कर देता है, ये करेक्ट कर देता है। ये अपनी जो बाइसनेस थी ना ऊपर की, सुपीरियर होनी चाहिए या इन्फीरियर होनी चाहिए, उसको कौन करेक्ट कर रहा है, ये जो रिग्रेशन है अपनी, ये क्या कर देती है, करेक्ट कर देता है ये फॉर्मूला। द करेक्शन फैक्टर, जो करेक्शन फैक्टर है वो इसमें ये है, रिग्रेशन मल्टीप्लाई विद द हर्ड, सॉरी मदर्स एवरेज सबस्ट्रेट विद हाइड एवरेज। ठीक है।
This factor subtract the genetic superiority of the dam from the daughter's average, and hence the genetic potentiality of the daughters is stepped up. मतलब ये क्या करेगी, तेज हो जाएगी over the herd average. ठीक है. On the contrary, if the dams allotted to the sire are inferior than the herd average, ये मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल बताया कि अगर जो डैम है वो हर्ड एवरेज से उसका जो इंफीरियर है, थस जेनेटिक पोटेंशियली ऑफ द डॉटर्स विल बी रिड्यूस्ड. क्यों? क्योंकि ये किसके कारण हो जाएगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा. तो देखो, हैंस द क्वालिटी बी, बी इसमें मदर्स एवरेज माइनस हर्ड एवरेज इज एडेड. ये तो ऐड हो जाएगा जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था, एडेड इन द ऑब्जर्व डॉटर्स एवरेज. ठीक है, वो ऐड होने की वजह से क्या हो गया, उसका जो रिड्यूस हो गया. अब देखो, शेरले compared records of daughters with those of their herd mates in the same year and refer to as a contemporary comparison or stable mates comparison. The sire's merits was estimated as. ये फिर ये शेरले ने क्या किया था, एक अलग से अपना फॉर्मूला दिया था जो काफ़ी करेक्ट है उन दोनों से, जिसका एन क्या है, नंबर्स ऑफ डॉटर्स है, एच क्या है, हेरिटेबिलिटी है, डी यहाँ पे है डॉटर्स एवरेज, एच है यहाँ पे हाइड एवरेज. ठीक है. अब आया कंटेम्प्रेरी डॉटर्स एवरेज. कंटेम्प्रेरी का मतलब आप जानते हो, जिस शायर को अपन इवेलुएट कर रहे हैं, जिस शायर की डॉटर्स अपन इवेलुएट कर रहे हैं, उस डॉटर्स को छोड़ के बाकी जो शायर्स हैं उनकी जो डॉटर्स है उनको बोलेंगे कंटेम्प्रेरी डॉटर्स, और उनका जो एवरेज है वो निकालेंगे अपन. ठीक है. द हर्ड मैट और कंटेम्प्रेरी कंपेरिजन रिड्यूस द इन्वायरमेंट वेरिएशन ड्यू टू हर्ड ईयर और सीजन. ठीक है. इसमें अपन ये कर रहे हैं कंटेम्प्रेरी डॉटर्स एवरेज इंडेक्स में. मान लो कि अपन ने पहले देखा था एक फार्म ये है, एक फार्म ये है. मान लो अगर इसमें इसकी परिस्थितियाँ कुछ अलग होती है, इसकी परिस्थितियाँ कुछ अलग होती है, इसके रिकॉर्ड अपन समर में कर रहे हैं, इसके रिकॉर्ड अपन विंटर में कर रहे हैं. तो इसने क्या किया कि जो विंटर के जो मान लो अक्टूबर अक्टूबर महीना है और नवंबर महीना है, इन 2 महीनों में जितनी भी डैम पार्चुरेट होगी उनके क्या लेंगे, ये डॉटर्स लेंगे अपना. ठीक है. तो डॉटर्स उन उन 2 महीनों में लेंगे, दो महीनों की जो डॉटर्स है वो लेंगे. तो उससे क्या पता लगेगा कि अपन ने क्या कर दिया, इन्वायरमेंट क्या कर दिया, समान कर दिया. ठीक है. और ईयर भी समान है, इन्वायरमेंट भी समान है. तो जो इन्वायरमेंट के कारण जो बाइसनेस आ रही थी वो नहीं आएगी. द रिकॉर्ड ऑफ डॉटर ऑफ ए सायर आर कंपेयर्ड विद ए डॉटर ऑफ ऑल अदर सायर्स इन द सेम हर्ड, एक ही हर्ड में, काउज इन द सेम मंथ, मतलब एक ही हर्ड में एक ही समय में, मतलब जैसे एक महीने के अंदर अंदर जितने डॉक्टर्स है अपन उनका इवेल्युएशन कर लेंगे. या फिर ये बोल रहा है प्लस माइनस 2 मंथ. ठीक है. द सायर इंडेक्स, ये सुदर्शन डॉक्टर सुदर्शन थे ये, काफ़ी NDRI के वो भी रह चुके हैं VCB. ठीक है. मतलब हेड रह चुके हैं. तो इन्होंने 1965 में, ऐसा 1965 में कब, NDDB की भी स्थापना हुई थी. ठीक है. NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो कहाँ है, गुजरात में. ठीक है. गुजरात में भी कहाँ है, आनंद में NDDB की भी हुई थी. तो इन्होंने क्या किया था, ये इंडेक्स दिया था जो कोई, जिसको क्या करना है आपको याद रखना है. नेक्स्ट है कि करेक्ट कंटेम्प्रेरी डॉटर्स एवरेज इंडेक्स. इसमें क्या करते हैं कि अपन जो प्रोडक्शन लेवल है, एक प्रोडक्शन लेवल है, और जो पीरियड्स की वजह से क्या हो रहा था, वेरिएशन हो रहा था, उसको क्या करेंगे अपन, एडजस्ट कर देंगे. डिफरेंट जो प्रोडक्शन लेवल ऑफ डैम्स और पीरियड वेरिएशन दोनों को अपन क्या कर सकते हैं, एवरेज, सॉरी, एडजस्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूले में अपन रख के. क्योंकि इसमें क्या आ गए, इसमें देखो सभी आ गए, इसमें डॉटर से एवरेज आ गया, कंटेम्प्रेरी डॉटर से एवरेज आ गया, रिग्रेशन आ गया, मदर से एवरेज आ गया, कंटेम्प्रेरी मदर से एवरेज या डैम से एवरेज आ गया है. इसको भी सुदर्शन 1965 में इन्होंने दिया था. इसको क्या बोलते हैं, डेयरी सर्च इंडेक्स भी बोलते हैं. तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे. दीजिए इजाज़त. नेक्स्ट लेक्चर में आगे की बात करेंगे अपन. तब तक के लिए धन्यवाद.